किसी भी कोने में हो मैं उन्हें खुद जाकर यहाँ ले आऊंगा। कल्याण शास्त्री ने मुस्कुराकर आकाश गुलेरिया से कहा, उनका नाम है डॉक्टर वांगापट्टू। आकाश गुलेरिया ने अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अपना फोन निकाला। गुलेरिया परिवार भी बड़ी उम्मीद से आकाश की ओर देखने लगा था। कल्याण शास्त्री ने आकाश गुलेरिया को रोकते हुए कहा, देखो आकाश, डॉक्टर वांगापट्टू अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली अब उनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है। सालों से वह खुद ठीक से चल फिर नहीं पाते। डॉक्टर वांगापट्टू की हालत ऐसी है, ये सुनकर गुलेरिया परिवार फिर से निराश हो गया। कल्याण शास्त्री ने आकाश के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, मगर आकाश, मैंने ये सुना है कि डॉक्टर वांगापट्टू ने अभी कुछ साल पहले अपने एक स्टूडेंट को अपनी सारी विद्या सिखाई थी। बस वो उनकी जिंदगी का और उनके कार्यकाल का आखिरी स्टूडेंट था। मगर यह कोई नहीं जानता कि उनका वह शिष्य कौन है, कहाँ से आया था और अब इस वक्त कहाँ है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कोई आदमी था या औरत। आकाश ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपने चाचा करण गुलेरिया को मायूसी के साथ देखा। करण गुलेरिया के मोशनलेस शरीर को देखकर आकाश की आंखें नम हो गई थी। कल्याण शास्त्री ने आकाश को आश्वासन देते हुए कहा, देखिए, आप लोग निराश ना हो, भगवान सबका भला करता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मिस्टर करण गुलेरिया ठीक हो जाए, तो आप लोगों को उनमें जीने की इच्छा शक्ति जगानी होगी। जब तक वह स्वयं जीने की इच्छा अपने अंदर नहीं जगाते, मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ट्रीटमेंट से उन्हें होश में लाकर बस जिंदा रख सकता हूँ, वो भी कुछ वक्त के लिए बस। और अगर आप लोग उनके अंदर यह इच्छा नहीं जगा सकते, तो फिर उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जमीन आसमान एक करके डॉक्टर वांगापट्टू के शिष्य को ढूंढ लीजिए। अब मिस्टर करण गुलेरिया को सिर्फ वही बचा सकता है। आकाश ने करण गुलेरिया की ओर देखते हुए कल्याण शास्त्री से कहा, आप चाचा को बस होश में ला दीजिए, मैं डॉक्टर वांगापट्टू के शिष्य को बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। आप बस किसी तरह चाचा को होश में लाइए। कल्याण शास्त्री ने मुस्कुराते हुए गुलेरिया परिवार को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। अब कमरे में आकाश, डॉक्टर शालिनी और कल्याण शास्त्री करण गुलेरिया के पास मौजूद थे। कल्याण शास्त्री करण गुलेरिया के बेड के पास अपना आसन जमाकर बैठ गए। अपने शास्त्रों की और अपनी विद्या की पूजा करने के बाद उन्होंने कुछ लंबी बड़ी सुइयां करण गुलेरिया के शरीर में अलग अलग जगह पर चुभाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई सारी सुइयां करण गुलेरिया के शरीर में चुभा दी गई। फिर कल्याण शास्त्री ने अपनी बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। उन जड़ी बूटियों को एक टैबलेट के साथ मिलाकर उनका पाउडर बना लिया। वो पाउडर कल्याण शास्त्री ने करण गुलेरिया के मुंह में दबा दिया। कुछ देर कल्याण शास्त्री ने करण गुलेरिया की शरीर में अलग अलग पॉइंट्स को मसाज किया। थोड़ी देर बाद करण गुलेरिया के माथे से पसीना टपकने लगा।
जैसे ही कल्याण शास्त्री ने करण गुलेरिया के चेहरे से टपकता हुआ पसीना देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। नेपकिन से अपना हाथ पोंछते हुए कल्याण ने आकाश से कहा, मिस्टर करण गुलेरिया इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। आई थिंक कल तक उन्हें होश आ जाना चाहिए। ये बात सुनते ही आकाश गुलेरिया ने कल्याण शास्त्री के दोनों हाथ पकड़ लिए और उनसे कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर शास्त्री। आई एम सो थैंकफुल टू यू। कल्याण शास्त्री ने आकाश को आगे बोलते हुए रोक दिया और अपनी उंगली के इशारे से आकाश को वार्निंग देते हुए कहा, देखिए मिस्टर आकाश, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह इलाज सिर्फ टेम्पररी है। उन्हें मैं सिर्फ जिंदा रख सकता हूँ, एक शरीर जो सिर्फ सांसें ले रहा है। अगर आप उन्हें फिर से पहले की तरह देखना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर वांगा पट्टू के शिष्य को ढूंढना होगा। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। नानी माँ ने रिया के सर पर प्यार से हाथ मारकर कहा, चुप रहे शैतान। सारा दिन मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। इतनी तेज है, पता नहीं पढ़ाई कब करेगी। किशन मामा, नानी माँ की इस बात पर थोड़ा सीरियस हो गए। वो दबी आवाज में अनिका से कहने लगे, बेटा माँ ठीक कह रही है। माना कि रिया बाकी बच्चों से काफी स्मार्ट है, लेकिन कब तक इस तरह हमेशा घर में ही उसे ट्रेनिंग देंगे? मुझे लगता है अब इसे किसी स्कूल में एडमिशन दिलवा देना चाहिए। एक्चुअली कई दिनों से अनिका भी इस बारे में सोच रही थी। जब वह बेंगलुरु से आई थी तब उसे ऐसा लगा था कि वो कुछ दिनों में वापस चली जाएगी। लेकिन अब जब उसे अपना खोया बेटा आर्यन वापस मिल चुका था, तब उसे दिल्ली में ही रहना था। अनिका ने किशन मामा से कहा, जी मामा, दरअसल मैं ये सोच रही थी कि किसी अच्छी स्कूल में रिया का एडमिशन करवा दिया जाए। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अंजलि मामी ने कहा, तो जल्दी चलते हैं। देखो बेटा, दिल्ली की सबसे टॉप स्कूल तो एक ही है, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल में सबसे बेस्ट टीचर और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल को खुले अभी ज्यादा साल नहीं हुए, लेकिन कुछ ही सालों में स्कूल ने काफी नाम कमाया था। शहर के सबसे बड़े परिवार के बच्चे इसी स्कूल जाते थे। अंजलि मामी की इस बात पर किशन मामा कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद किशन मामा ने अनिका से कहा, बेटा स्कूल की रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बच्चों का इंटरव्यू तो लेते ही हैं, मगर एडमिशन देने से पहले माँ बाप का भी एक कड़ा टेस्ट लिया जाता है। वो देखते हैं कि बच्चों के माँ बाप में ऐसी कोई खास बात है जिसकी वजह से उनके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिले, या फिर उनके क्रेडिट कार्ड में नो लिमिट ट्रांजैक्शंस अलाउड हो। किशन मामा की बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। अनिका को पता था कि आजकल स्कूल में एडमिशन लेना डॉक्टर की सीट मिलने से ज्यादा मुश्किल था। अगर अच्छी स्कूल में रिया को एडमिशन दिलाना होगा तो बहुत मोटी रकम चुकानी होगी। मगर अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ बाप में स्पेशल टैलेंट क्यों ढूंढ रहे थे स्कूल के मैनेजमेंट वाले।
अंजलि मामी ने अनिका को समझाते हुए कहा, बच्चे के माँ बाप में स्पेशल टैलेंट से उनका मतलब था कि कोई भी नामचीन माँ बाप का बच्चा अगर उनकी स्कूल में आता है तो यह उनके लिए गर्व की बात होगी। या फिर ऐसे खानदान का बच्चा आए जिस खानदान के पास इतना पैसा हो कि स्कूल को जब चाहे जो चाहे मदद मिल सके। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अगर बच्चों का झगड़ा हो जाए तो पूरे देश की इकोनॉमी हिल सकती थी, क्योंकि यहाँ पर दो खानदानों के टकराने का मतलब साफ था इकोनॉमी में बड़ी उथल पुथल हो सकती थी। अनिका ने किशन मामा और अंजलि मामी से कहा, वह जल्द से जल्द स्कूल मैनेजमेंट से मिलना चाहेगी, क्योंकि अभी अभी टर्म शुरू हुई थी और अगर जल्द ही एडमिशन की बात की जाए तो रिया का 1 साल बचाया जा सकता था। अंजलि मामी और किशन मामा ने सोचा कि जल्द ही वह मैनेजमेंट में किसी से बात करेंगे और जब वह अपॉइंटमेंट देंगे तो रिया को लेकर हम स्कूल चले जाएंगे। किशन मामा ने अनिका को समझाते हुए यहाँ भी कहा, देखो बेटा, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, मगर स्कूल से तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि यह लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के बच्चों को एडमिशन देते हैं जिनका या तो पूरे देश में बहुत नाम है और या इतना पैसा हो कि पूरे देश में उनकी कीमत हो, जैसे मारवा खानदान। तभी अनिका की फोन पर एक नाम फ्लैश हुआ। अनिका फोन पर फ्लैश होता हुआ नाम देखकर चौंक गई। स्क्रीन पर लिखा नाम पढ़ते ही अनिका ने अपने आप से कहा, अचानक ये क्यों फोन कर रहे हैं मुझे।